चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। संभल हिंसा जांच के लिए पहुंची न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए शासन की तरफ से गठित न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम रविवार को संभल पहुंची। इस लिहाज से प्रशासन ने मस्जिद के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है और न्यायिक आयोग की टीम संभल हिंसा की जाँच 4 बिंदुओं पर करेगी। पहला, कि क्या हिंसा किसी साजिश के तहत सुनियोजित थी। दूसरा, क्या पुलिस सुरक्षा के प्रबंधक ठीक थे। तीसरा, किन कारणों से और किन हालात में हिंसा हुई, उसकी वजह क्या है। चौथा, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं। रूस के साथ सीज फायर के लिए तैयार यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के सामने रखी ये शर्त। दोस्तों, फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया तबाही के अनेक मंजर देख चुकी है और अब युद्ध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध के बीच रूस के साथ सीज फायर समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने कहा कि वे सीज फायर के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने नाटो देशों के साथ सीज फायर समझौते की शर्त भी रख दी। दरअसल एक न्यूज से बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, अगर यूक्रेन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को नाटो के अंतर्गत लिया जाएगा तो वे यूक्रेन रूस के साथ युद्ध विराम पर समझौता कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा, भले ही रूस यूक्रेन में कब्जाए गए इलाकों से पीछे ना हटे, लेकिन अगर यूक्रेन के बीच बचे हुए क्षेत्र को नाटो सुरक्षा का आश्वासन देगा तो सीज फायर हो जाएगा। मेरी पत्नी को इससे अलग रखें। शिल्पा का नाम आने से भड़के राज कुंद्रा। रेड के बाद पहली बार जारी किया बयान। दोस्तों, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर में ईडी का छापा पड़ने के बाद पहली बार इस मामले पर उन्होंने बात की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर लोगों से कहा कि वो इस मामले में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को ना घसीटें। यूपी उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा ने किया नई टीम का गठन। 2027 पर फोकस। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं और 2027 पर फोकस किया जा रहा है। इसी बीच बसपा ने अपनी नई टीम का गठन किया है। सलाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मुहस्सन शान, जमशेद खान, शिव कुमार दोहरे को लखनऊ मंडल में पुलिस व अन्य समाज को जोड़ने का जिम्मा सौंपा है। ब्रिटेन में मृत्यु विधेयक को मिली स्वीकृति। गंभीर रूप से बीमारों को मौत चुनने की मिलेगी अनुमति। दोस्तों, ब्रिटिश सांसदों ने शुक्रवार को इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को अपनी जीवन लीला समाप्त करने में मदद करने वाले सहायक मृत्यु विधेयक को स्वीकृति दे दी है। निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में गर्मागर्म बहस के बाद इस विधेयक के पक्ष में 330 तो विरोध में 275 मत पड़े। यह विधेयक लेबर पार्टी के सांसद किम लीड बीटर की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन खुली वोटिंग होने के चलते इसमें किसी भी दल के सांसद विधेयक के पक्ष में अथवा विपक्ष में मतदान कर सकते थे। नई एसपी ने संभाली कमान। मस्जिद विवाद के बीच शहर में कानून व्यवस्था बनाने की है सामने चुनौती। दोस्तों, मस्जिद विवाद के बीच एसपी अमित श्रीवास्तव के तबादले के बाद शासन ने यहां सरिता डोभाल को एसपी की जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि राज्य गठन के बाद 19वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। उनके लिए यहां 4 माह से चल रहे मस्जिद विवाद के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होगी। उन्होंने आज शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि सरिता डोभाल प्रांतीय पुलिस सेवा की 2005 बैच की अधिकारी हैं। इससे पूर्व देहरादून सहित हरिद्वार में एसपी देहात के रूप में सेवा कर चुकी हैं। उत्तरकाशी जनपद में नियुक्ति से पूर्व एसपी रेलवे के रूप में तैनात थी। जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई वो विलुप्त हो गए। मोहन भागवत ने की 2 से अधिक बच्चों की पैरवी। दोस्तों, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, यदि किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज धीरे धीरे नष्ट होने की ओर बढ़ जाता है। भारत में आदर्श प्रजनन दर 2.1 है, जिसका मतलब है कि एक महिला को अपने जीवन काल में औसतन 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए। यह विश्व दर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित की गई है ताकि किसी देश की जनसंख्या स्थिर रह सके। यदि यह दर 2.1 से नीचे चली जाए तो जनसंख्या में असंतुलन का खतरा बढ़ जाता है। वहीं मोहन भागवत ने जनसंख्या स्थिर रखने के लिए 2 से अधिक बच्चों की वकालत की। उन्होंने कहा, यदि हम 2.1 की प्रजनन दर चाहते हैं तो हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए।
यूपी में अब 3 साल में हो सकेगा टीचर्स का ट्रांसफर, योगी कैबिनेट ने इन 27 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इस बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग, जल शक्ति, पशुपालन, वित्त और अन्य विभागों से जुड़े कुल 27 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वहीं अब उच्चतर शिक्षा विभाग में अध्यापकों के ट्रांसफर की पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से अब 3 साल पर अध्यापकों का ट्रांसफर हो सकेगा। मौजूदा समय में ट्रांसफर के लिए तय सीमा 5 साल की थी। वहीं कैबिनेट ने इसके अलावा उत्तर प्रदेश की निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थानों को उत्तर प्रदेश में अपने संस्थान स्थापित करने का मौका मिलेगा। वहीं लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के चकरौली परगना बिजनौर में भूमि की पहचान कर इसे मंजूरी दी गई है। भारत में हो रही मुस्लिमों पर क्रूरता, बांग्लादेश ने भारत को दिया जवाब। बांग्लादेश ने शुक्रवार को कहा कि भारत अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर दोहरे मानदंड अपना रहा है तथा पड़ोसी देश की मीडिया पर ढाका के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का भी आरोप लगाया। देशद्रोह के आरोप हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर हो रहे विवाद के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा कि बांग्लादेश को लेकर भारत की गैर वाजिब चिंता जारी है। नजरुल ने पोस्ट में लिखा कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रति क्रूरता की अनगिनत घटनाओं का होना जारी है, लेकिन उन्हें कोई पछतावा या शर्मिंदगी नहीं है। भारत का यह दोहरा मानदंड निंदनीय है और आपत्तिजनक है। ज्यादातर बांग्लादेशियों का मानना है कि अंतरिम सरकार पिछली आवामी लीग सरकार की तुलना में देश के अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। दिल्ली एनसीआर के बच्चों को नहीं मिल पा रहा मिड डे मील, नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने की संभावना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बच्चों के मिड डे मील से वंचित होने और वायु प्रदूषण के प्रभाव को देखते हुए स्कूल खोलने पर विचार करने को कहा है। वहीं बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज माशी की बेंच ने कहा कि स्कूल बंद रखने के फैसले की अब समीक्षा की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि कई बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा और गरीब परिवारों के पास एयर प्यूरिफायर भी नहीं है, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि स्कूल की तुलना में घर ज्यादा सुरक्षित हैं या नहीं। साथ ही बता दें कि कुछ माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में स्कूल खोलने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि लाखों बच्चे मिड डे मील पर निर्भर हैं और स्कूल बंद होने की वजह से उन्हें जरूरी पोषण नहीं मिल रहा। एप्पल के बाद इस नामी कंपनी ने भी चीन को दिया झटका, भारत में बनाएगी फोन। दोस्तों, ब्रांड नोकिया ब्रांड से फोन बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी HMD अब चीन से अपना विनिर्माण कार्य का एक बड़ा हिस्सा समेटकर भारत में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। वहीं कंपनी का कहना है कि भारत को अपने वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही HMD ने दुनिया भर के अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वहीं बता दें कि मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार HMD इंडिया और एशिया पैसिफिक के CEO रवि कुमार ने कहा, हम जो भी चीन से निर्यात करते थे उसमें तेजी से गिरावट आ रही है और भारत से निर्यात बढ़ रहा है। हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला, सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स हब को चीन से भारत स्थानांतरित करना शुरू कर दिए हैं। यह कदम हमारी मजबूत निर्यात रणनीति को समर्थन देने के लिए उठाया गया है। वहीं बता दें कि कंपनी ने भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज और जेट टाउन इंडिया के साथ साझेदारी की है। डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से हिल गए ब्रिक्स देश, टारगेट पर रूस और चीन, लेकिन भारत भी आएगा चपेट में। दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक कड़ी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों से मांग की है कि वे नई करेंसी बनाने या अमेरिकी डॉलर के स्थान पर किसी अन्य करेंसी को समर्थन देने से बचें, नहीं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप अपने इस बयान के जरिए रूस और चीन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने वही किया जो वह कह रहे हैं तो इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा, हम इन देशों से यह वचन चाहते हैं कि वे ना तो एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और ना ही कोई अन्य मुद्रा को अमेरिकी डॉलर के स्थान पर समर्थन देंगे। अगर ऐसा होता है तो उन्हें न सिर्फ 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी बाजार में अपने सामान की बिक्री को भी अलविदा कहना पड़ेगा। बता दें दोस्तों, ट्रंप का यह बयान वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की मुद्रा नीति पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। गौरतलब है कि ब्रिक्स देशों ने अपने आर्थिक संबंधों
संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करने की संभावना जताई थी। हालांकि ट्रंप के इस बयान से एक नई बहस छिड़ गई है। बता दें कि अभी पिछले महीने ही रूस के कजान में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन